धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं श्रीमती लॉकेट चटर्जी के द्वारा प्रस्तुत माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं वैश्विक महामारी कोरोना, जिस पर पूरे सदन ने बहुत विस्तार से चर्चा की, बहुत लंबी बात न करते हुए मैं केवल इस महामारी के संकट में इस देश में जिस तरह हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, सुरक्षा करने वाले लोगों ने, सफाई कर्मियों ने आगे बढ़कर हिंदुस्तान को बचाने का काम किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस कोरोना के संकट में पूरे राष्ट्र का जिस सामर्थ्य के साथ नेतृत्व किया और उसके बाद में हमारे वैज्ञानिकों ने जो कोरोना वैक्सीन एक निर्धारित समय सीमा के अंदर 2-2 वैक्सीन इस देश को देने का काम किया, उन वैज्ञानिकों का भी हम अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और आज की तारीख तक लगभग 60,000 वैक्सीनेशन इस देश में हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, ये कोरोना का संकट इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह काम हुआ है, आज हम शायद दुनिया में इतने बड़े 135 करोड़ की आबादी में आज के दिन केवल 84 व्यक्तियों की इस बीमारी से मौत हुई है, इस बात का संकेत देती है कि हम कहीं ना कहीं कोरोना के संकट पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, देश की जीवन मूल्य रेखा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये देश तेजी से चले, ताकत से चले, सर उठाकर चले, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीजेपी सरकार में, एनडीए की सरकार में लोकतंत्र शांति से चल रहा है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने समान रूप से काम किया है। जैसा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है, सरकार ने जितना काम शहरी क्षेत्र में किया है उतना ही काम ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया है। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में अगर काम किया है तो नई शिक्षा नीति देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। महिलाओं की भागीदारी को पहले के बनस्पत बहुत ज़्यादा सुनिश्चित करने का काम किया। हमारी महिला साथी अगर फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं तो आर्मी और पुलिस के अंदर भी उनकी भूमिका बड़ी है। माननीय सभापति महोदय, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर भी हमारी महिला साथी काम कर रही हैं। तो हिंदुस्तान में हमारी सरकार ने वन स्टॉप सेंटर, अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम और देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाने का तेजी से काम किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए सरकार ने लगातार 32 राज्यों में, आज जो हमारे कांग्रेस के साथी यहाँ चले गए, अधीर रंजन जी यहाँ पर नहीं है, जो गरीबों की दुहाई दे रहे थे, देश में गरीबों के कल्याण की बात कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन गरीबों के लिए जो 70 करोड़ गरीबों को हमने कोरोना काल में मुफ्त में भोजन भेजने का काम किया, हमारी सरकार ने तय किया है आगे आने वाले समय 32 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा प्रवासी मजदूर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएगा, उसके पास राशन कार्ड होगा, एटीएम की तरह अपना राशन उस राज्य में ले सकता है, अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। ये व्यवस्था शायद दुनिया में अकेला हिंदुस्तान हमारा राष्ट्र है जहाँ पर यह व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू की है। 15,000 सरकारी स्कूलों को बेहतर करने का हम काम कर रहे हैं। 100 नए सैनिक स्कूल हम बनाने जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल पर सैनिक स्कूल हम बनाएंगे। 758 एकलव्य स्कूल, हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री जी यहाँ बैठे, 758 एकलव्य मॉडल स्कूल हम बनाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए हम कमीशन बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की हम तैयारी कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट इस देश में होने लगा है और अगली जनगणना डिजिटल द्वारा होगी। ये हमारे लिए, इस देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सभापति महोदय, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर सेपरेशन के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान अगले 5 सालों के लिए किया है। गांव में जब बिजली, खेती की बिजली अलग और गांव की बिजली 24 घंटे मिलने लगेगी, जैसा हमारे मध्य प्रदेश राज्य में होता है, वो एक समय इस देश के लिए अद्भुत समय होगा। उज्ज्वला गैस, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन आगे आने वाले समय में 1 करोड़ नए महिलाओं के नाम पर उज्ज्वला गैस के कनेक्शन सिलेंडर हम देने वाले हैं। यह उन महिलाओं के लिए कितना गौरव का विषय होगा जो चूल्हे पर आज भी खाना बनाती हैं। स्वामित्व स्कीम, जिसकी बहुत कम चर्चा हुई है, स्वामित्व स्कीम मुझे लगता है इस देश में बहुत प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, इसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्र का व्यक्ति जो मकान का मालिक है,
अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करने जाता है, बैंक में लोन लेने जाता है, शहर की संपत्ति पर बैंक के कर्मचारी, बैंक के अधिकारी बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन गांव की संपत्ति पर कभी मॉर्टगेज नहीं होती थी, कभी बैंक से लोन नहीं मिलता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव की, उसके मकान की जो आबादी की भूमि है, उसका स्वामित्व का अधिकार पत्र उसको देने का काम पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में होगा। ये एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार का है, जिससे गांव के व्यक्ति को अपनी जमीन का अधिकार मिलेगा, स्वामित्व मिलेगा, वो भी बैंक से पैसा ले सकता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत हमारी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। सभापति महोदय, कृषि कानून के बारे में बहुत लोगों ने बातें करी। क्योंकि मैं किसान परिवार से हूं, खेती करता हूं, शनिवार इतवार में भी गया था, किसानों के बीच में रहा, वापस आके आज लोकसभा में आपके बीच में खड़ा हूं। कृषि कानून में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस देश में पहले कृषि कानून थे, उनको बदलने का काम सरकार ने नहीं किया। एक भी कृषि कानून को सरकार ने नहीं छेड़ा। बेहतर व्यवस्था के लिए, बेहतर भविष्य के लिए किसानों के नए 3 कानूनों को और सरकार ने बनाया है, उनकी फॉर्मेशन की है। उनमें किसान का कहीं अहित नहीं होगा। देश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने का जो काम कर रही सरकार, वो सरकार किसानों के अहित करने वाला कानून क्यों बनाएगी? आज मध्य प्रदेश और गुजरात में सर्वाधिक हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ा है। कृषि कानूनों से गांव में व्यापार बढ़ेगा, भंडारण बढ़ेगा। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात समय समय पर दूसरे लोग भी कहते। आज कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल के लोग हिंदुस्तान में कहीं चक्का जाम की बात करेंगे, कहीं पर आंदोलन धरना की बात करेंगे। मैं आपके माध्यम से स्मरण कराना चाहता हूं कि 15 जून 1919 को एक हमारे नीति आयोग ने एक डिस्कशन के बाद में एक reforms related agriculture in the 5th governing council of Niti Aayog, it was decided that the high powered committee of chief ministers will be constituted by the states to implement various reforms and know the intent of the state। तो इसमें उन्होंने कुछ चीफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, इसमें कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के थे, मध्य प्रदेश के थे, बाद में इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री को भी जोड़ने का काम किया। उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। ये हाई लेवल कमेटी जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा बनी गई थी, उस कमेटी ने जो सजेशंस दिए हैं, उन्होंने कहा है कि मॉडल एपीएमसी एक्ट शुड बी अडॉप्टेड, सीधा कहा है, और लिमिटिंग ऑफ पावर्स ऑफ एपीएमसी विद इन द लिमिट्स ऑफ मंडी यार्ड्स, मंडीज, सिंगल पॉइंट लेवी अक्रॉस द स्टेट। सारी चीजें स्पष्ट रूप से उन्होंने रेकमेंड करी हैं। और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी मेड टू मेक प्रोविजंस फॉर फार्मिंग एंड सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन एंड अदर मेजर्स। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने कहा है, माननीय सभापति महोदय, सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। ये चीजें उन्होंने कही। और मैं आपको एक विषय और आगे बढ़ाना चाहता हूं, जो वो कह रहे हैं कि हमारा जो कॉरपोरेट जगत इसमें आ जाएगा और कॉरपोरेट जगत किसानों का नुकसान करने वाला है। उस समिति ने कहा है, मार्केट रिफॉर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट शुड बी यूज्ड टू अट्रैक्ट कॉरपोरेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर। ये उन मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने कहा है जिसमें मध्य प्रदेश के माननीय कमलनाथ जी भी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, महाराष्ट्र के भी थे। इन मुख्यमंत्रियों ने इस तरह से अपने मीटिंग के अंदर अपने बयान वहां पर व्यक्त किए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कह रहे हैं कि किसान विरोधी ये सरकार जो है, मैं आपको याद कराना चाहता हूं 2013-14 और 2013-14 के बाद के भारत को। 2013-14 के पहले का जो हिंदुस्तान था किसानों का, उसमें गेहूं 1400 रुपये क्विंटल बिकता था। आज 2020-21 में हम 1975 रुपये का एमएसपी पर गेहूं खरीदने का काम कर रहे हैं। 2013-14 में 1900 करोड़ रुपए का गेहूं उस समय की सरकार ने इस देश में परचेज करने का, प्रोक्योरमेंट करने का काम किया था। और 21-22 में हम 75,000 करोड़ का गेहूं स्टॉक करने वाले हैं। 13-14 में पैडी 1310 रुपये क्विंटल था, 2020-21 में 1868 रुपये पर क्विंटल है। आप दलहनों की बात करते हैं, दलहन 13-14 में 2900 रुपये, हम भी चना मसूर की खेती करते हैं सभापति महोदय, 13-14 में 2900 रुपये क्विंटल दलहन खरीदती थी सरकार। कितना खरीदती थी? 236 करोड़ रुपए का। अब सरकार ने इसको दलहन के दाम बढ़ाए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किसान की आय को दोगुना करने का हम काम करेंगे। 2013-14 में 2900 रुपये
और आज 5100 रुपए में दलहन की खरीदी भारत की सरकार एमएसपी पर करती है। और जो 13-14 में 236 करोड़ रुपए की खरीदी थी, 19-20 में वो बढ़ाकर 8,285 करोड़ रुपए की खरीदी हमारी सरकार ने उन दलहन उत्पादक किसानों की। ये इस बात का सुमेव प्रमाण है कि सरकार किसानों के हक में लगातार काम कर रही। अब जहां तक पंजाब के पेट में दर्द होने का सवाल, पंजाब के किसानों के पेट में दर्द नहीं, मैं भी हजारों किसानों को जानता हूं। वहां पर जो बीच में काम करने वाले लोग हैं, मंडी और किसान के बीच में, उनके पेट में दर्द। अब मंडी टैक्स देखिए आप, पंजाब के अंदर मंडी टैक्स है 8.5%। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंडी टैक्स अगर कहीं लगता है तो पंजाब के अंदर लगता है। हरियाणा में अलग है, राजस्थान में 5%, कर्नाटक में 1.5%, मध्य प्रदेश में 0.5%, गुजरात में 0.5% टू 1.25%। सबसे कम टैक्स जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी शासित रूरल स्टेट्स में मंडी टैक्स लगता है। एक तरफ ये बात करते हैं किसानों के कल्याण की, दूसरी तरफ मंडी टैक्स लेंगे 8.5%, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। दो तरह की बातें सभापति महोदय इस देश में नहीं चल सकती। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं। सारे किसान यहाँ बैठे, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने बहुत विस्तार से बात रखी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमेशा से पहले किसान से कॉन्टैक्ट करता था, उसको सिकमी, बटाई, 3 बटाई हम देसी भाषा में कहते थे। पहले हिंदुस्तान में अगर आपने किसी को जमीन दी सिकमी बटाई पर, और पटवारी ने कैफियत में कब्जा, जिसने सिकमी ली है उसका नाम लिख दिया, अगर 4 साल लगातार उस कैफियत में उस व्यक्ति का नाम लिख जाता था, वो जमीन उसकी हो जाती थी। हमारी सरकार ने प्रावधान किया है कि किसान के ऊपर छोड़ा है, कॉन्टैक्ट करना है नहीं करना, ये ऐच्छिक है, कोई दबाव नहीं। अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, इसके बाद में भी किसी से वो अनुबंध करे, उस अनुबंधकर्ता का नाम जमीन पर कभी दर्ज नहीं होगा। ये हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से कानून के अंदर प्रावधान किया है। पहले जो प्रावधान था उसको समाप्त करके किसान का अधिकार सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार ने किया। माननीय सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, व्यापारी आकर, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी है वो आकर वहां कब्जा कर लेगा। सबसे पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट किसान करेगा क्यों? कानून में कहीं प्रावधान नहीं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। किसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्यों? अगर उसने अनुबंध किया है तो उसके पास ये अधिकार रहता है, किसान अनुबंध कभी भी समाप्त कर सकता है। किसान 2 साल के बाद उसे लगे कि उससे गलती हुई है, उसने घाटे का काम किया, अनुबंध समाप्त कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करता अनुबंध समाप्त नहीं कर सकता कभी। अगर कोई विसंगति आती है, एसडीएम का न्यायालय, हमारे कानून में स्पष्ट प्रावधान है, अनुभागीय अधिकारी के न्यायालय में उस केस का फैसला होगा। अनुभागीय अधिकारी किसान के पक्ष में तो निर्णय दे सकता है, किसान के खिलाफ निर्णय नहीं दे सकता। ये भी हमारी सरकार ने, हमारी इसी से लोकसभा ने उस कानून में पूरी ताकत के साथ ये प्रावधान करके रखा है। मैं 2-3-4 मिनट में समाप्त करूंगा, क्योंकि कृषि के ऊपर सभापति महोदय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वो पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने का काम चल रहा है। इस पर हमको कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट करनी चाहिए पड़ेंगी, क्योंकि किसान को बरगलाने का काम इस देश में हो रहा है। जबकि मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं बहुत इस अगस्त हाउस के अंदर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसान के मन में इस देश में कोई भ्रांति नहीं है, किसान के मन में कोई संदेह नहीं है। केवल बिचौलिए और कुछ राजनीतिक दल उसको भटकाव करने का काम कर रहे हैं। इसको बहुत स्पष्टता के साथ इसको हमको नकारना पड़ेगा। आज एमएसपी पर खरीद और भंडारण की बात चलती है कि भंडारण जो आपने असीमित भंडारण के पावर्स दे दिए व्यापारी को। आप कल्पना करिए, अगर एमएसपी पे खरीदी चल रही है, 5100 रुपए में एमएसपी में सरकार दलहन खरीदी का काम कर रही, और वहां पर व्यापारी को भंडारण भी करना है। अगर व्यापारी को भंडारण करना है, स्वाभाविक रूप से उसे एमएसपी के ऊपर जाके खरीदना पड़ेगा। अगर एमएसपी के ऊपर खरीदेगा तभी तो वो असीमित भंडारण करेगा। और मैं तो चाहता हूं व्यापारी असीमित भंडारण करे, एमएसपी के ऊपर खरीदे, किसान का माल हर हाल में एमएसपी के ऊपर बिके। ये सरकार की और इस देश के किसानों की इच्छा रहती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कई बार अभी जैसे सेस लगाया सरकार ने दलहन के ऊपर, सेस लगते ही टीवी के ऊपर, मीडिया में, और ये तथाकथित आंदोलनकारी जो शाहीन बाग में बैठे मिले, जो जेएनयू में बैठे मिले, ज्यों के त्यों किसान आंदोलन में बैठे हैं, ये तथाकथित आंदोलनकारी फिर कहने लगते हैं कि गरीब की थाली से दाल गायब। अनाज महंगा होता है तो थाली से दाल गायब, सस्ता होता है तो कहते किसान पर कुठाराघात। तो इनको तय करना पड़ेगा ये किसके साथ हैं, किसान के साथ हैं या किसान के विरोध में हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर प्रधानमंत्री जी के मन में किसानों के कल्याण की बात नहीं होती तो आज किसान सम्मान निधि इस देश में दी जाती।
1,00,000 करोड़ से ज्यादा हर साल प्रत्येक खाते, एक घर में 4 खातेदार हैं, चारों को 6-6 हजार रुपए देने का काम सरकार करती है। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों के खाते में दिया। कृषि यंत्रों पर हम सब्सिडी देते हैं। अगर विस्तार से आप कृषि यंत्रों पर नजर डालें, हिंदुस्तान के किसान के उपयोग में आने वाले हर यंत्र पर सरकार सब्सिडी देती है। फर्टिलाइजर पर हम सब्सिडी दे रहे हैं, केसीसी के ब्याज पर सरकार ब्याज में सब्सिडी देती है, वेयर हाउसेस पे, कोल्ड स्टोरेज पे, हर जगह सरकार सब्सिडी देने का काम कर रही। सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर को इस सरकार ने प्रभावित किया है वो किसानों को प्रभावित किया है, किसान वर्ग को प्रभावित किया है। मैं माननीय सभापति महोदय, आज अगर किसानों की मदद की चिंता सरकार में नहीं होती तो किसान रेल सरकार क्यों चलाती? सरकार ने किसान रेल चलाकर अनाज, फल, सब्जियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र भेजने का काम किया। मैं तो एक महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से सदन के सामने लाना चाहता हूं कि पीएम किसान मानधन योजना जो है, जिसका 12/9/2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, हर किसान को 3,000 रुपए 60 वर्ष के बाद जब किसान बुजुर्ग हो जाएगा उसको पेंशन मिलने वाली है। 21 लाख किसान इसमें पंजीकृत हो चुके हैं। जिस दिन इसमें हमारे देश का छोटा किसान पूरा पंजीकृत हो जाएगा, उसका बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा, हर महीने 3,000 की पेंशन मिलेगी। ये किसान मानधन योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की एक गौरवशाली योजना है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज और आग्रह करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आज किसान इस देश में, कई बार क्या होता है कि अगर गेहूं लगाने का काम किया, हम गेहूं लगाते हैं, दलहन में गए तो दलहन जाते हैं, अगर शुगर कैन के ऊपर गए तो शुगर कैन हम लगाते हैं। मेरा आपके माध्यम से एक आग्रह है कि किसान को भी कहीं ना कहीं परंपरागत खेती से हटना पड़ेगा। हम सब लोग उस पर काम कर रहे हैं, हम भी खेती करते हैं। मैं 2-3 मिनट बस खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। तो हम उस परंपरागत खेती से हम लोग भी थोड़ा कॉमर्शियल फार्मिंग के ऊपर, इंटेंसिव फार्मिंग के ऊपर हमको जाना पड़ेगा। सब्जी, डेयरी, फल, इस तरह की खेती पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता ने कहा, अधीर रंजन जी ने, कि प्रधानमंत्री जी अहंकार में उनके अंदर अहंकार है। मैं आपके माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी अहंकारी होते तो आज 370 और 35 से खत्म करने का काम नहीं करते। इस देश में अहंकारी वो थे जिन्होंने 70 साल तक समस्याओं को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर प्रधानमंत्री जी अहंकारी होते, मुस्लिम बहनें हमारी 3 तलाक का कानून उन्होंने इस देश में लागू किया, वो लागू नहीं होता। आज राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करने वाली हमारी सरकार है, जो उच्चतम न्यायालय के माध्यम से एक बड़ा काम किया। इस देश में पहले पद्मश्री लोगों के कहने से मिलते थे, अब पद्मश्री और पद्मभूषण काम करने वाले लोगों को मिलते हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है और माननीय प्रधानमंत्री जी की काम करने की शैली है। गरीब की मदद करना, जीएसटी 20 साल से पेंडिंग था, आज हमारी सरकार ने जीएसटी लागू किया। फ्रेट कॉरिडोर किसने कहा था? ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। इस देश की उपज एक कोने से दूसरे कोने तक जाना चाहिए, आसानी से जाना चाहिए, सस्ते में जाना चाहिए। रेलवे से बेहतर साधन नहीं हो सकता। 4 बड़े फ्रेट कॉरिडोर के लिए हमारी सरकार ने निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कितनी योजनाएं हैं जिन पर हमारी सरकार काम कर रही। अंत में अपनी बात समाप्त करने के पहले माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, अभी जैसा अधीर रंजन जी ने कहा, सावरकर जी ब्रिटिश हुकूमत के सहयोगी थे। आप कल्पना करिए, अगर सावरकर जी ब्रिटिश हुकूमत की वो करते, अगर उनकी मदद करते, तो ये देश आज सबसे बड़े स्वतंत्र संग्राम के सेनानियों में हम सावरकर जी को मानते हैं। अगर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की मदद की होती, क्या ये देश आजाद हो सकता था? सावरकर, जिनके पीछे लाखों लोग, जिनकी आवाज के पीछे खड़े हो जाते थे उस युग में, उनको आज हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और भविष्य में जब भी अगर कोई योद्धा ऐसा पैदा हो, वीर सावरकर जैसा पैदा हो, ये कामना हम करते हैं। स्वतंत्रता की श्रेष्ठ लड़ाई, श्रेष्ठ सेनानियों में उनकी गिनती होती है। और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी तो शिवाजी को जीने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने शिवाजी को जिया है, शिवाजी को आत्मसात करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं बात खत्म करूं उसके पहले माननीय सभापति महोदय, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं हमारे साथियों से इस देश से कि हिंदुस्तान प्रगति चाहता। आज का नौजवान ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। नौजवान चाहता उसको स्थिर जीवन मिले, नौजवान चाहता उसका स्थिर भविष्य हो, नौजवान चाहता है देश प्रगति करे। ये पैसा देकर पत्थर फेंकवाने वालों के साथ नौजवान नहीं जाना चाहता। आंदोलनों में नौजवान भागीदार नहीं बनना चाहता। मैं तो केवल एक विनती करता हूं कि किसानों की जो बात कर रहे हैं उनको समझना चाहिए, किसान हमारा भगवान है, किसान हमारा अन्नदाता है,
किसान के बिना ये देश चल नहीं सकता, उसे बरगलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बरगलाने के कारण आप दहाई में आए हो। अगर उसको और ज़्यादा बरगलाओगे तो आगामी समय 2024 में आपकी संख्या इकाई के अंदर आ जाएगी, 10 के अंदर आ जाएगी। बहुत विनम्रतापूर्वक मैं ये बात आपके बीच में कर रहा हूँ। पुनः सभापति महोदय, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण जो दोनों सदनों के सामने रखा, मैं उसका समर्थन करता हूँ और ये देश पूरी ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, इसी कल्पना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।